अच्छा, 6.1 से हम स्टार्ट करते हैं और 6.10 या 15 तक हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। 6.1 सबसे पहले, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनवीटी ऑफ 500 फॉर 7 years एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, एक एनवीटी है 500 रुपये की 7 साल के लिए और इंटरेस्ट की परसेंटेज 14% है और मुझे उसकी फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। हमने ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है हमने? ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला एस इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। ठीक है, एस इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। अब हमें आई दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम लिखेंगे इसको 500 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 14% पावर 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 14%। ठीक है, कैलकुलेट करो ज़रा क्या आंसर आता है। 1.14 पावर 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.14 इंटू 500, 5365। ठीक है, 5365.25, यानी कि 6.1 का आंसर जो है ना वो सी बनता है। इसके बाद 6.2 देख लेते हैं। 6.2 में लिखा हुआ है ₹200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एनवीटी आफ्टर 10th पेमेंट? 10वीं पेमेंट के बाद जो इसकी फ्यूचर वैल्यू होगी यानी कि एस होगा वो कितना होगा? 200 रुपये इन्वेस्ट होते हैं हर महीने के आखिर में, यानी कि मंथ नंबर 1 के आखिर में 200 रुपये, इसके बाद मंथ नंबर 2 के आखिर में 200 रुपये, इसके बाद मंथ नंबर 3 के आखिर में 200 रुपये, और इस तरह से ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है ना ये 10 बार होती है। और ये जो 10वीं इन्वेस्टमेंट हो जाती है इसके बाद यहाँ पर क्या वैल्यू बनती है ये बताना। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो आपके पास अगेन आर दिया हुआ है, आपके पास आई दिया हुआ है और आपके पास एन दिया हुआ है। आपने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ऊपर वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस, अच्छा 6% कंपाउंडेड मंथली है तो 6% डिवाइडेड बाई 12 पावर 10 माइनस 1 अपॉन 6% ओवर 12। देखो एन जो होता है ना, एन जो आपके पास ये जो पावर होती है ये आपको बताती है कितनी बार आर था। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बनता है 2045.6। ठीक है, तकरीबन 2045.6 बनता है। यानी कि जो क्लोजेस्ट ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है वो मेरे ख्याल में ऑप्शन बी नज़र आता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो क्लोजेस्ट ऑप्शन है।
अच्छा, उसके बाद फिर 6.3 की बात करते हैं। 6.3 जो है इसमें लिखा हुआ है जेड इन्वेस्ट 10,000 रुपीज़ every year starting from today for next 10 years. Z invests rupees 10,000 every year starting from today for next 10 years. Z 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और वो इन्वेस्ट कब करता है? स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे यानी कि आज, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, 10 सालों के लिए। तो दूसरी बार वो ईयर नंबर 1 पर इन्वेस्ट करेगा, फिर ईयर 2, 3, 4, 5 यहाँ पर 9 तक इन्वेस्ट करेगा। ठीक है ना? 9 तक क्यों? क्योंकि 10 बार इन्वेस्ट कर रहा है और पहली बार जो है वो आज कर रहा है। सपोज इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एनवीटी इज। आपको एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू बतानी है। हर साल के शुरू में वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है और आपको जो है वो ये नंबर 10 की वैल्यू बतानी है। अब इसमें एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, जो कि R मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 अपॉन आई मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई। ठीक है? तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कैसे होगा? 10,000 R हो गया 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8% पावर 10 माइनस 1 अपॉन 8% मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8%। ठीक है? एक्स्ट्रा का 1 प्लस आई इसलिए है क्योंकि 8% का इंटरेस्ट रेट जो है वो एनवीटी ड्यू के हिसाब से हम उसको एक्स्ट्रा शो करते हैं। तो ये 1.08 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.08 इंटू 1.08 इंटू 10,000, ये आपका 156,454.8 यानी कि डी आंसर बनेगा। ठीक है? अच्छा, उसके बाद 6.4 पर आते हैं। 6.4 6.4 में लिखा हुआ है ₹5,000 is paid every year for 10 years to pay off a loan. What is the loan amount if interest rate is 14% per annum compounded annually? अच्छा, जो लोन की अमाउंट होती है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। जो लोन की अमाउंट होती है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। ठीक है? लोन की जो अमाउंट होती है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। तो अगर लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है, अच्छा एक्स्ट्रा वापस से समझा दूं। अच्छा काशिफ, एक चीज़ हमने पढ़ी हुई है एनवीटी ड्यू, मैं वापस से बता देता हूँ। देखो हमारे पास जो है ना वो एक चीज़ थी एनवीटी ड्यू। एनवीटी ड्यू के केस में हम 1 प्लस आई एक्स्ट्रा लगाते हैं और एनवीटी ड्यू तब अप्लाई होती है जब हर साल के शुरू में इन्वेस्टमेंट हो रही हो। अच्छा जी, अब हमारे पास है P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n अपॉन आई। लोन की अमाउंट ढूंढनी है। लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू रीपेमेंट्स के बराबर होती है 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 14% पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई 14%।
ठीक है, तो अगर हम लोन की अमाउंट ढूंढें तो ये आ जाती है 26080.5। लोन की अमाउंट जो है वो लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स। लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स। अच्छा 6.5, the present value of an annuity of rupees 3000 for 15 years at 4.5% per annum compound interest is। एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है, सेम फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 3000 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 4.5% पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाई 4.5%। ठीक है, present value of an annuity of 3000 for 15 years at 4.5% per annum compound interest is। तो इसको ज़रा सॉल्व करो। ये बनता है 32218.6। 32218.6। ठीक है, 32218.6 यानी कि 6.5 का आंसर बी बनता है। 6.5 का आंसर बी बनता है। क्लियर है? 32218.6। तो ये पहले 5 सवाल हमने किए, अब आगे वाले ज़रा सवाल करते हैं। अच्छा जी, अब कर लेते हैं हम 6.6 से 6.10। मैं ज़रा इसको पेस्ट कर दूं। ठीक है, 6.6 What is the present value of rupees 15,000 received at the end of current year and next 4 years if the applicable rate is 7% per annum। यानी कि ईयर ज़ीरो की वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी किस चीज़ की? 15,000 रुपये की, जो आपको पहले साल के आखिर में मिलते हैं और अगले 4 सालों के आखिर में मिलते हैं। पहले साल का आखिर और अगले 4 सालों का आखिर। ठीक है, पहले साल का आखिर और अगले 4 सालों का आखिर। ठीक है ना? तो अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, पहले साल का आखिर और अगले 4 साल का आखिर, इसकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो अगेन ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ होगा, और ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल्स टू आर, P इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 7% पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 7%। ठीक है, r मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 7% पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 7%। सो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है आपके पास 61502.9, 6150296। 6.6 का आंसर ए होगा। ठीक है, बात समझ में आई? 6.6 का आंसर जो है वो ए होगा।
6.6 का जो आंसर है वो ए होगा, 61,502.96, क्योंकि करंट ईयर और नेक्स्ट 4 ईयर्स में जो 15,000 है उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें ढूंढनी थी। अच्छा, उसके बाद फिर 6.7 पर आते हैं। Mazars ABC Limited is expected to pay rupees 18 every year on a share of its stock. What is the present value of a share if money worth is 9% compounded annually? अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमें ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ कहलाती है एन्युटी, एक चीज़ कहलाती है एन्युटी, एक चीज़ कहलाती है एन्युटी, है ना। अच्छा, एन्युटी जो है उसमें कितनी टाइप्स होती हैं? जब हम एन्युटी की बात करते हैं तो एन्युटी में दो टाइप्स होती हैं, दो किस्में होती हैं। क्या किस्में होती हैं वो? एक होती है आपकी ऑर्डिनरी एन्युटी और एक होती है आपकी एन्युटी ड्यू, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक चीज़ होती है परपेचुइटी, इसी तरह से एक चीज़ होती है परपेचुइटी, ठीक है ना। परपेचुइटी में कितनी टाइप्स होती हैं? दो टाइप्स होती हैं, ऑर्डिनरी परपेचुइटी और परपेचुइटी ड्यू। ऑर्डिनरी परपेचुइटी और परपेचुइटी ड्यू। देखो, जब एनवीटी का सवाल होता है ना, जब एनवीटी का सवाल होता है तो उसमें नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ टाइम पीरियड मेंशन्ड होते हैं, लेकिन परपेचुइटी के सवाल में नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ टाइम पीरियड मेंशन नहीं होते, फॉर एवर वाला केस होता है, ठीक है। फॉर एवर वाला केस होता है, ठीक है। फॉर एवर का मतलब क्या है? हमेशा। अब देखो, ये जो 6.7 हमें सवाल दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मेजर्स एबीसी लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू पे ₹18 एवरी ईयर, यानी कि ये कंपनी 18 रुपये हर साल पे करेगी ऑन अ शेयर ऑफ इट्स स्टॉक, यानी कि अगर आपने इस कंपनी का स्टॉक खरीदा या इस कंपनी का शेयर खरीदा, अगर आपने इस कंपनी का शेयर खरीदा, अगर आपने इस कंपनी का शेयर खरीदा तो ये कंपनी आपको 18 रुपये हर साल पे करेगी। क्या इसमें नंबर ऑफ ईयर्स मेंशन्ड हैं? क्या ये बताया हुआ है कितने सालों तक करेगी? नहीं, बल्कि लिखा हुआ है एवरी ईयर, यानी कि फॉर एवर वाला केस या परपेचुइटी वाला केस हो गया। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ शेयर इफ मनी वर्थ इज 9% कंपाउंडेड एनुअली? अच्छा देखो, जब हम परपेचुइटी की बात करते हैं ना, तो परपेचुइटी में हमने देखा कि दो टाइप्स हैं, एक ऑर्डिनरी परपेचुइटी और एक परपेचुइटी ड्यू। ऑर्डिनरी परपेचुइटी क्या है? ऑर्डिनरी परपेचुइटी का मतलब ये है कि आपको ईयर नंबर 0 की वैल्यू ढूंढनी हो, ईयर नंबर 1 पर फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल के हिसाब से लेट से 18 रुपये हो, फिर ईयर नंबर 2 पर 18 रुपये हो, फिर ईयर नंबर 3 पर 18 रुपये हो, एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स पर किसी किस्म की कोई लिमिट ना हो। जिस तरह से इस केस में लिखा हुआ है मेजर्स एबीसी लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू पे ₹18 एवरी ईयर ऑन अ शेयर ऑफ इट्स स्टॉक, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ शेयर इफ मनी इज वर्थ 9% कंपाउंडेड एनुअली? ऑर्डिनरी परपेचुइटी के केस में नंबर ऑफ ईयर्स पर लिमिट नहीं है, ऑर्डिनरी परपेचुइटी के केस में नंबर ऑफ ईयर्स पर कोई किसी किस्म की लिमिट नहीं है, और ईयर नंबर 1 पर अमाउंट है, फिर ईयर 2 पर अमाउंट है, फिर ईयर 3 पर अमाउंट है, एंड सो ऑन फॉर एवर अमाउंट है। इस केस में प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए P इज इक्वल्स टू R अपॉन I, ये फॉर्मूला यूज होता है। अच्छा, अगर परपेचुइटी ड्यू हो, अगर परपेचुइटी ड्यू हो, अगर परपेचुइटी ड्यू हो तो हम क्या कर सकते हैं? अगर परपेचुइटी ड्यू होगी, अगर परपेचुइटी ड्यू होगी तो परपेचुइटी ड्यू के केस में क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 18 रुपये, यहाँ पर 18 रुपये, यहाँ पर 18 रुपये, यहाँ पर 18 रुपये, हमेशा चलते रहेंगे।
तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये पहले वाले 18 रुपये का, तो आप परपेचुएटेड ड्यू के केस में जो फॉर्मूला यूज़ करते हो ना, वो आप कर सकते हो P इज इक्वल्स टू R अपॉन I प्लस R, क्योंकि सिर्फ ये R एक्स्ट्रा है ना। अब अगर इस स्पेसिफिक सवाल की बात करें जो हम सॉल्व कर रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है मीज़ेज ABC लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू पे ₹18 एवरी ईयर ऑन अ शेयर ऑफ इट्स स्टॉक। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑफ मनी इज वर्थ 9% कंपाउंडेड एनुअली। तो सीधा सीधा 18 डिवाइडेड बाई 9%, 18 डिवाइडेड बाई 9%। तो 18 डिवाइडेड बाई 9% कितना होता है बताओ? 200 बन रहा होगा। 18 डिवाइडेड बाई 9% 200 बन रहा होगा, यानी कि इसका आंसर बी होगा। ठीक है, 6.7 का आंसर जो है वो बी होगा। सही है। चलो जी, 6.8 में लिखा हुआ है ए बोरोज ₹500,000 टू बाय अ हाउस। ए बोरोज ₹500,000 टू बाय अ हाउस। ए जो है वो 5 लाख रुपए बोरो करता है घर खरीदने के लिए। इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फॉर 20 years and 10% interest on outstanding balance, what will be the equal annual installments? क्या करेंगे कोई ऑनलाइन स्टूडेंट अगर मुझे बता सके। ए ने 5 लाख रुपए बोरो किए, बोरो ईयर 0 पर करे होंगे, ये लोन की अमाउंट हो गई। इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फॉर 20 years, ये 20 सालों के लिए इक्वल यानी कि एक बराबर इंस्टॉलमेंट पे करता है। एंड 10% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और 10% इंटरेस्ट जो है ना वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर पे करता है। ईयर 1 है, ईयर नंबर 2 है, ईयर नंबर 3 है। ठीक है ना। तो हमें आर मालूम करना है, हमें आर मालूम करना है। ठीक है, हमें आर मालूम करना है। ये 5 लाख रुपए बोरो करता है घर खरीदने के लिए, ये इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा 20 सालों के लिए 10% के इंटरेस्ट रेट पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। व्हाट विल बी दी इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स? तो आर ढूंढना। और हमें मालूम है कि लोन की अमाउंट किसके बराबर होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के। ठीक है, लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स। तो 5 लाख इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10%। ठीक है, कितना आता है आंसर? आर जो है वो 58729.8 आ रहा होगा। 58729.8, ये नहीं आ रहा? 58729.8 आ रहा होगा मेरे ख्याल में, मैंने अभी चेक किया है। ठीक है, 58729.8। आप आराम से चेक करो, मैंने अभी अभी चेक किया है, यही आना चाहिए। 6.9 Y bought a TV costing 13,000 rupees by making a down payment of 3,000। ईयर 0 है, 13,000 रुपये का टीवी है, 13,000 रुपये का टीवी है। वाई ने ये टीवी खरीदा, 3,000 रुपये की इसने डाउन पेमेंट करी।
इसका मतलब 10,000 रुपये लोन है। वाई ने ये टीवी खरीदा और 3,000 रुपये की डाउन पेमेंट करी, इसका मतलब 10,000 रुपये लोन है। एंड एग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 ईयर्स, और इसने ये कहा कि मैं बाकी अमाउंट जो है ना उसकी हर साल के आखिर में एक किस्त पे करूँगा। हाउ मच विल ईच पेमेंट बी if the interest rate on unpaid amount is 14% annually? अगर इंटरेस्ट की परसेंटेज 14% है एनुअली, तो ये जो आर है ये कितने होंगे? तो अगेन लोन की अमाउंट यानी कि 10,000 इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स यानी कि आर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 14% पावर -4 डिवाइडेड बाई 14%। ठीक है ना? तो आर कितना आता है बताओ? थ्री 432 आ रहा होगा। ठीक है, 3432.05 आ रहा होगा, यानी कि 6.9 का आंसर डी आ रहा होगा। क्लियर है? आगे बढ़ूं? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सिक्स पॉइंट 6.10 में लिखा हुआ है हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट, यानी कि जमा हो जाए 3 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स इफ इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10%। देखो वो बोलता है कि कितना अमाउंट हर साल जमा करना होगा, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, how much amount is required to be invested every year so as to accumulate 300,000 at the end of 10 years। यहाँ पर 3 लाख रुपए हो जाए। यहाँ पर 3 लाख करने के लिए आर 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 हर साल के आखिर में एक स्पेसिफिक अमाउंट मैं जमा कर रहा हूँ जो कि आर है, ताकि 10 साल के आखिर में 3 लाख रुपए हो जाएं। इफ़ इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली एट 10%, अगर इंटरेस्ट की परसेंटेज जो है वो 10% है, तो इसका मतलब S इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस I पावर N -1 अपॉन I, यानी कि ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू, ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 3 लाख इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 10 -1 डिवाइडेड बाई 10%। ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई होगा। करो कैलकुलेट।
1.1 पावर 10 -1 डिवाइडेड बाई 0.1, 3 लाख डिवाइडेड बाय आंसर आर आ रहा होगा 18823, 18823.62। ठीक है, इसका मतलब ए बी सी डी में से आंसर ए होगा। ठीक है, ए बी सी डी में से आंसर ए होगा। अगला 6.11, ABC Limited wants to lease out an asset costing 360,000 for a 5 years period। अच्छा, अब लीज के मुख्तलिफ मतलब होते हैं। ठीक है, ये आप आगे जाके पढ़ोगे। एक तो लीज का मतलब ये भी है कि भाई आपने कोई चीज़ रेंट पर ली, दूसरा मतलब ये है कि कोई चीज़ आपने किस्तों पे ली या इंस्टॉलमेंट्स पर ली। ABC Limited wants to lease out an asset costing 360,000 for a 5 years period। अब इसने कोई एसेट लीज आउट किया है, शायद रेंट पे लिया हो, शायद इंस्टॉलमेंट्स पे लिया हो। 360,000 उसकी वैल्यू है, 5 साल के लिए लिया है। इट इज़ फिक्स्ड अ रेंटल ऑफ 105,000 पर एनम पेएबल एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। This agreement will be favorable to the company if the interest rate which the company earns on its investments is। अच्छा देखो, कंपनी ने एसेट लीज आउट किया है। एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट। लीज आउट एन एसेट का प्रॉबेबली यहाँ पर जो मतलब समझ में आता है वो ये है कि कंपनी के पास एक चीज़ है जिसकी वैल्यू 360,000 है। कंपनी के पास एक चीज़ है जिसकी वैल्यू 360,000 है। कंपनी ये चीज़ लीज आउट कर रही है, किराए पर दे रही है या किस्तों पर दे रही है या बेच रही है। ये जो एसेट है ये कंपनी किराए पर दे रही है या किस्तों पर दे रही है या बेच रही है, कह लो किस्तों पर दे रही है 5 साल के लिए। तय ये वह है कि 1,05,000 रुपये, तय ये वह है कि 1,05,000 रुपये, 1,05,000 रुपये जो है वो सालाना किस्त होगी और पहले साल के आखिर से शुरू होगी, यानी कि ईयर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3 एंड सो ऑन। दिस एग्रीमेंट विल बी फेवरेबल टू द कंपनी इफ द इंटरेस्ट रेट विद द कंपनी अर्न्स ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट्स इज। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए फेवरेबल कब होगी? देखो, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, कि अगर मैं लेट से यूं लिख दूं इसको, कंपनी आज 360,000 रुपीज़ की एक चीज़ दे देगी। कंपनी आज 360,000 रुपीज़ की एक चीज़ दे देगी। कंपनी आज 360,000 रुपीज़ की एक चीज़ दे देगी। बदले में इसको पहले साल के आखिर में 1,05,000 रुपये, दूसरे साल के आखिर में 1,05,000 रुपये, तीसरे साल के आखिर में 1,05,000 रुपये, चौथे साल के आखिर में 1,05,000 रुपये और पाँचवें साल के आखिर में 1,05,000 रुपये ये मिलेंगे, है ना। अब कंपनी के लिए कौन सा इंटरेस्ट रेट ऐसा है कि जिस पे ये फेवरेबल कंडीशन होगी? यानी कि ये एक तरह से एनपीवी का सवाल है या नेट प्रेजेंट वैल्यू का सवाल है। This agreement will be favorable to the company if the interest rate which the company earns on its investments is। मान लो कंपनी चाहती है कि भाई वो 14% कमाए, तो 14% के हिसाब से आप एनपीवी निकाल लो, देखो पॉजिटिव आती है या नहीं। अगर पॉजिटिव आती है, क्योंकि लोएस्ट ऑप्शन एबीसीडी में से क्या था, 14% ना, तो फिर कंपनी के लिए ये चीज़ फेवरेबल होगी, हाँ या नहीं? यहाँ तक बात समझ में आती है? अच्छा ठीक है, तो 14 पॉइंट देखो, तुमने कौन सी अप्रोच यूज़ की है?
तुमने ये अप्रोच यूज़ की है कि इसको तुमने पी लिया, इसको तुमने आर लिया, सारे 1,05,000 को, ये एन लिया, तो तुमने जो है ना वो IRR कैलकुलेट किया। ये जो 14.05% आ रहा है ये तुम्हारा IRR है। क्यों IRR है? इसलिए क्योंकि IRR के बारे में आपने पढ़ा था कि IRR पर NPV कितनी होती है। IRR वो परसेंटेज है जिस पे NPV 0 या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज हो। तो तुमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज की जगह 360,000 लिखा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज की जगह इस पर एनवीटी का फॉर्मूला अप्लाई किया और तुम्हारा IRR 14.05% आया। यह आपको ये बता रहे हैं कि भाई अगर कंपनी जो है वो 14% से ज़्यादा कमा रही है तो इसका मतलब कंपनी के लिए वो चीज़ फेवरेबल है। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 14.05% आंसर आ रहा है ना, इसका मतलब ये वाला प्रोजेक्ट कंपनी को 14.05% कमा कर दे रहा है। ये वाला प्रोजेक्ट कंपनी को 14.05% कमा कर दे रहा है। ये वाला प्रोजेक्ट कंपनी को 14.05% कमा कर दे रहा है। और अगर कंपनी चाहती थी 14% मिले तो उससे ज़्यादा दे रहा है। तुमने ये मेथड यूज़ किया, ये एक मेथड हो सकता है। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनकी मैं NPV निकाल लूँ, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँ। सबसे पहले लेट से 14% में निकालूँ, 14% में निकाल कर देखूँ कि क्या होता है। अगर NPV पॉजिटिव आ रही है तो इन्वेस्टमेंट करूँगा, नेगेटिव आ रही है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। और इसका आंसर 14% ही होगा। क्यों? क्योंकि 14% लोएस्ट भी है। जैसे जैसे इंटरेस्ट की परसेंटेज इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे NPV नेगेटिव होती रहती है, ठीक है। तो तुम दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो। या तो तुम 14% के हिसाब से NPV निकाल लो, फिर चेक कर लेना, या तुम IRR निकाल लो। ये जो मैंने अभी तक बातें की ये रिकॉर्डिंग में दोबारा से सुनना, बात समझ में आएगी कि क्या डिफरेंस बोल रहा हूँ दोनों के बीच में, ठीक है। खैर अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, अ लोन ऑफ 10,000 rupees is to be paid back in 30 equal annual installments. The amount of each installment to cover the principal and 4% per annum compound interest is। एक लोन है 10,000 रुपये का, 30 किस्तों में वापस से पे होगा, यानी कि आपको P दिया हुआ है। अब मैं थोड़ा तेज़ी से सवाल करूँगा, ठीक है ना। आपको P दिया हुआ है, लोन इज़ टू बी पेड बैक इन 30 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, 30 इक्वल सालाना किस्तों में पे होगा। द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, यानी कि R पूछ रहा है। आगे होगा 1 माइनस 1 प्लस 4% पावर माइनस 30 डिवाइडेड बाई 4%। क्या हो गया? ठीक है। तो आपके पास जो है ना वो यहाँ 16.12 पे थे ना, सही है। 10,000 30 और ये डिवाइड होगा 4% से, ठीक है। तो 1.04 पावर माइनस 30, अच्छा 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.04, ये 578.3 आएगा। 578.3 आ रहा होगा। 6.12 का आंसर सी होगा, सही है। 6.12 का आंसर सी होगा। अच्छा 6.13 कर लेते हैं। 6.13 भी थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं, देखते हैं कि तुम लोगों की ग्रिप बनी है या नहीं। A person desires to create a fund to be invested at 10% compound interest per annum to provide for a price of rupees 300 every year. A person desires to create a fund, यानी कि कहीं पर वो पैसे जमा करना चाहता है। To be invested at 10% compound interest per annum to provide for a price of 300 every year. The amount he should invest is, ताकि इसमें से हर साल जो है वो 300 रुपये प्रोवाइड कर सके। तो इसका मतलब हुआ R ओवर आई, इसका मतलब हुआ R ओवर आई, यानी कि 300 डिवाइडेड बाई 0.1
यानी कि 3000। ठीक है, 6.13 का आंसर सी होगा। सही है। और फाइनली 6.14, अ फर्म वांट्स टू एस्टेब्लिश अ लाइब्रेरी मेंटेनेंस फंड फॉर अ यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी के लिए एक फर्म जो है वो कहीं पर पैसे जमा कर रही है। द फर्म विल प्रोवाइड 25,000 एवरी 6 मंथ्स। फर्म जो है वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की मेंटेनेंस के लिए 25,000 रुपये हर 6 महीने पे प्रोवाइड करेगी। द फंड यील्ड्स अ 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड semi-annually. What is the initial deposit required to establish a perpetual stream of payment from the interest every 6 months after making the first payment from the principal? यानी कि मैं यहाँ पर कुछ पैसे जमा करूँगा ताकि मैं यहाँ से 25,000 रुपये आज भी इस्तेमाल कर सकूँ, और फिर मैं 25,000 रुपये हर 6 महीने पर भी इस्तेमाल कर सकूं। कब तक लिखा हुआ है परपेचुअल स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स, यानी कि हमेशा के लिए। तो अगर अब मुझे आप बताओ ये परपेचुइटी ड्यू है या ऑर्डिनरी परपेचुइटी है? ये परपेचुइटी ड्यू होगी या ऑर्डिनरी परपेचुइटी होगी? कौन सी परपेचुइटी होगी? ये परपेचुइटी ड्यू होगी या ऑर्डिनरी परपेचुइटी होगी? कौन सी परपेचुइटी होगी? ये परपेचुइटी ड्यू होगी, इसलिए क्योंकि पहली पेमेंट 25,000 रुपये की प्रिंसिपल से ही हो रही है, यानी कि आज ही हो रही है। तो P इज इक्वल्स टू R प्लस R ओवर I, और I यहाँ पर 10% है और सेमी एनुअल लिखा हुआ है तो 2 से डिवाइड भी होगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। 525,000। 6.14 का आंसर ए होगा। ठीक है, अब मैं ये लेक्चर अपलोड करता हूँ, आप लोग दोबारा से इसको देखकर सारे सवाल सॉल्व करो, और इंशाल्लाह कल भी क्लास रखेंगे जिसमें आगे के और क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। सही है भाई, चलो अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस मार्क कर देना ग्रुप पर।